वाला। जो वेव्स वाला चैप्टर है इसमें बिल्कुल लास्ट में आ जाइए आप। हमको ये करना है, टॉपिक लास्ट है हमारा जो बचा हुआ है बीट्स। एको वाला मैंने आपको बता दिया था, एको वाला नहीं करना है हमको, ठीक है। बीट्स पर आ जाइए। बीट्स का देखिएगा, इसमें है बीट्स में when two sound waves of slightly different frequencies traveling in a medium along the same direction superimpose on each other, the intensity of the resultant sound at a particular position rises and falls regularly with time. तो when two sound waves of slightly different frequencies, जब दो साउंड वेव्स होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ट्रैवलिंग इन अ मीडियम अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, जब दोनों की दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है। सुपर इम्पोज करने का मतलब ये है कि एडअप हो जाती है। सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड एट अ पर्टिकुलर पोजिशन राइजेस एंड फॉल्स रेगुलरली विद टाइम। तो कहीं कहीं साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं कहीं साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसी वेव देखते हैं जहाँ पर कभी कभी साउंड की वेव साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कभी कभी घट जाती है, तो फिर जो प्रोड्यूस होती है ना जो चीज़, उसी को हम बीट्स बोल देते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ रेगुलर वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड बीट्स। तो कहीं कहीं जब इंटेंसिटी बढ़ती है, कहीं कहीं इंटेंसिटी घटती है, तो यही जो फिनोमिना है इसी को हम बोलते हैं कि बीट्स का प्रोड्यूस होना, बीट्स इन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा, लेट टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। तो अगर बीट्स के बारे में आए तो जितना इसमें मेंशन कर रखा है इतना जरूर एक्सप्लेन कर देना। ये दो वेव्स जो हैं अलग अलग इंटेंसिटी की, ये भी करके दिखा देंगे हम। लेट टू वेव्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड स्मॉल ए एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2 ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन आर। हमने ये कहा कि कोई दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल है ए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, ए है, एंड दे आर ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने जो दोनों वेव्स हैं उन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स को कैसे डिनोट करा। डिस्प्लेसमेंट को जैसे हम बोल देते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर वाई है, एक्स ना बोलकर वाई ले लें, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर दोनों का क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड सेम लिया है,
ए साइन ओमेगा 1 टी, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 टी, ये हो गया, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टी, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 टी। तो ये हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू हो गई। उसके बाद हमने ये कहा कि जो पहली वाली वेव है, पहली वाली वेव की फ्रीक्वेंसी को हमने n1 ले लिया है, और इसी तरीके से जो दूसरी वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने n2 ले लिया है। तो जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा को हम क्या बोल देते हैं, याद करिए, जब ओमेगा में हम फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकालते हैं तो जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। अब यही जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर n ले रहे हैं, ठीक है, n ले रहे हैं। तो पहले वाली जो वेव है, पहले वाली वेव की फ्रीक्वेंसी n1 है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई n1 टी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अगर निकालेंगे तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन 2 पाई n1 टी, और ये हो जाएगा a साइन 2 पाई n2 टी। तो इस तरह से हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू आ गई। फिर ये दोनों वेव्स जो हैं, ये दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती हैं। तो सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है कि दोनों के जो ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं। तो बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो दोनों वेव्स हैं, दोनों को ऐड कर दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने। जो दोनों को ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू a sin 2 pi n1 t प्लस a sin 2 pi n2 t, ये हो गया। ऑन सॉल्विंग वी गेट a sin पाई n1 प्लस n2 इंटू टी, ठीक है। और या तो इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए, ठीक है। अगर लर्न नहीं करना है, समझना चाह रहे हो तो समझ भी सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी स्मॉल है और इसमें भी स्मॉल है कॉमन है। स्मॉल ए को हमने कॉमन ले लिया, तो साइन 2 पाई n1 टी साइन 2 पाई n2 टी, ये दो बच जाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, याद है। अच्छा, अब अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास सी क्या है 2 पाई n1 टी, यहाँ पर डी क्या है 2 पाई n2 टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा पाई टी कॉमन अगर ले लें ठीक है जी, ये बन जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हम और ज़्यादा जान ही रहे, वो कैसे करा जाएगा, जैसे कॉस वाला है उधर, तो कॉस में हम उसको कर सकते हैं, उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो वो करके करा जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल में मत जाइएगा।
इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम सीधा सीधा ये मेंशन कर देंगे कि हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो ये जो रिजल्टेंट वेव है, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो देखिएगा। ये जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए क्या होगा, एक्चुअल में जब इसको सॉल्व करा तो इसको सॉल्व करके हमें ये दिखाई दे रहा है, ये बन जाएगा 2 कॉस को पहले लेकर आओ, कॉस पाई n1 माइनस n2, टी को इधर लिखो, डिनोमिनेटर का तो कट ही गया, और साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। ये जो पूरा टर्म है ना ये, और साथ में ए बी है भाई, कॉमन हमने क्या करा, कॉमन हम ए बी तो लेंगे यहाँ पर, साथ में ए बी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसी को कैपिटल ए मान लिया गया बस, ठीक। तो देख लीजिए कि यहाँ पर इसीलिए नेक्स्ट उसमें स्टेप में लिखा हुआ भी है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये स्मॉल ए था तो स्मॉल ए से अभी यहाँ पर कैपिटल ए कैसे आ गया, कैपिटल ए को हमने मान लिया 2 स्मॉल ए कॉस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, ये एम्पलीट्यूड हो गया रिजल्टेंट वेव का, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पर ये दिखा दीजिए कि ये जो 2 ग्राफ्स हैं, 3 ग्राफ्स हैं, ये 3 ग्राफ्स भी बनाकर दिखाने हैं कि किस तरीके से सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। मैं ये मिटा रहा हूँ उधर से, ये आपको इस तरीके से करके दिखाना है कि भाई दोनों जो वेव्स जुड़ी ना, तो दोनों वेव्स के जुड़ने के बाद ये इस तरीके की वेव बन गई कि यहाँ पर ज़्यादा एम्पलीट्यूड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको जैसे कोई ड्रम बीट्स होती हैं तो बीट तेजी से बजती हुई सुनाई दे रही है ना, यहाँ पर थोड़ा धीमी बजती हुई सुनाई दे रही है। तो वो तेज और धीमा इस तरीके से आपको ये बीट्स की वेव फॉर्म आपको बनाकर दिखा देनी है कि 2 अलग अलग तरीके की बीट्स थी और जुड़ना यानी कि सुपर इम्पोज होने पर आपको रिजल्टेंट बीट इस तरीके की मिल गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लिया था, तो ये हमारी वेव फॉर्म y1 हो गई, ये y2 की वेव फॉर्म हो गई, और ये जो फाइनल बीट की वेव फॉर्म बनी इसको आपने यहाँ पर y करके दिखा दिया, ठीक है जी।
उसके बाद देख लीजिए, ये कुछ एक टर्म्स हैं इसमें जो पूछी जाती हैं, जैसे कि वन बीट है, तो वन बीट में देखें, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, then one beat is said to be formed when intensity becomes maximum again after becoming minimum once in between. हमने ये कहा if the intensity of sound is maximum at time t is equal to 0, अगर साउंड की इंटेंसिटी टाइम t is equal to 0 पर शुरुआत में मैक्सिमम है, जैसे आप ये देखिए कि हम इस तरफ टाइम t is equal to 0 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, बढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ पर मिनिमम हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई इंटेंसिटी साउंड की, बिल्कुल दब गई, उसके बाद फिर से मैक्सिमम हो गई, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एक बार यहाँ थी मैक्सिमम, एक बार यहाँ थी मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम से इस मैक्सिमम तक का जो टाइम है, जो टाइम डिफरेंस है, उसी को हम वन बीट बोल देते हैं। If the intensity of sound is maximum at time t is equal to 0, then one beat is said to be formed when intensity becomes maximum again after becoming minimum once in between. बीच में एक बार मिनिमम होने के बाद दोबारा जब वो मैक्सिमम हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक में हम ये कहेंगे कि एक बीट बन गई, वन बीट इज फॉर्म, ठीक है। फिर बात करेंगे बीट पीरियड की। तो बीट पीरियड क्या होता है, बीट पीरियड यानी कि कितने कितने टाइम पीरियड के बाद में बीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट्स, दैट इज टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट पीरियड। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट्स ये कैसे निकाला जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल जाता है। तो यहाँ पर बीट पीरियड निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1 बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n1 माइनस n2, ठीक है। तो 1 n1 माइनस n2 करा तो हमारे पास बीट पीरियड आ गया। उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू n1 माइनस n2। दोनों फ्रीक्वेंसीज का, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये डॉपलर इफेक्ट आपको नहीं करना है, और बस जी ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम फिर आपने बोला था कि इसके ऑसिलेशंस के और वेव्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो वो करवा दूँगा। रेजोनेंस ये होता है, करवाया है स्कूल में, हाँ ठीक है। रेजोनेंस ये होता है कि जब कभी, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि कहीं पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव्स की बात करी जा रही है, तो मान लीजिए कि मान लीजिए कोई एक सॉन्ग है जिस सॉन्ग में बहुत ज़्यादा बीट्स बहुत ज़्यादा हैं, उस सॉन्ग में बहुत ज़्यादा बीट्स यूज़ हो रही हैं। अब हमने वो सॉन्ग चला दिया, स्टार्ट कर दिया किसी भी एक म्यूज़िक सिस्टम में, एक अच्छी खासी वॉल्यूम में चला दिया, तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर ग्लास पेन्स हैं या डोर्स हैं, है ना, तो उनमें हम थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस महसूस करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि हमने वैसा ही एक और म्यूज़िक सिस्टम लेकर आए, और वैसा ही एक और म्यूज़िक सिस्टम लाकर और दोनों को एक साथ स्टार्ट करा, एक साथ, जैसे गाना भी एक साथ स्टार्ट हो, जो भी वो म्यूज़िक है बीट्स वाला। तो हमने वही महसूस करा कि भाई अब जो है, अब और ज़्यादा तेज़ी से हमको वो वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। तो तीसरा म्यूज़िक सिस्टम मिल गया है, चौथा मिल गया है, पाँचवा मिल गया है। फिर हमने जब छठा म्यूज़िक सिस्टम आया तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो विंडो पेन्स हैं उनमें थोड़े थोड़े ना क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है साउंड्स का, साउंड बीट्स का। और जब बहुत सारी बीट्स सेम फ्रीक्वेंसी वाली ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन जब वो मिलती हैं, तो मिलने से जो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। और ये आपने ऑब्जर्व भी करा होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई शादी में डीजे वगैरह बज रहा है, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी होगी कि वहाँ से अगर आप बाहर निकल आएंगे तो थोड़ी देर तक आपको ये ऐसा एहसास होता है जैसे जो कान है आपके बिल्कुल इम्यून हो गए, आपको अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सीटियाँ बज रही हैं बस कान में से, ठीक है। तो वो रेजोनेंस का ही इफेक्ट है। दूसरा रेजोनेंस का असर दिखाई देता है क्लासरूम में। क्लासरूम में आपको कई बार ये लगता होगा कि जैसे कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं टीचर क्यों चिढ़ रहा है, बिना मतलब क्यों झल्ला के हो रहा है, फालतू में चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो रीज़न सिर्फ ये है कि कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर आप और आपका फ्रेंड बात कर रहे हैं, उधर दूसरा कोई दो बच्चे बैठे हुए हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं। तो जब सबकी अलग अलग तरीके की साउंड वेव्स जब मिक्स होकर टीचर के कान में पहुंचती है तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, उसको बस ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कुछ, ठीक है। तो वो चिढ़ने लगता है ऐसे में। और एक और एग्जांपल इसी का रेजोनेंस का ये होता है कि जब ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग
ड्रिलिंग मतलब मैं परेड की बात कर रहा हूँ, जब आर्मी वाले जब या कोई भी कंटिंजेंट निकलता है तो वो परेड करते हुए ड्रिल करते हुए जब वो निकलते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि अगर आप मेन रोड पर जा रहे हो तब तो चलो ठीक है, कहीं किसी ग्राउंड में परेड कर रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप किसी फ्लाईओवर पर या किसी भी जो हैंगिंग ब्रिज है, अगर ब्रिज के ऊपर से अगर आप जा रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि आप ड्रिल करते हुए नहीं जाएंगे, आप रिलैक्सड होकर जाएंगे, नॉर्मली जाएंगे। वो इस वजह से कहते हैं कि यू हैव टू ब्रेक योर लेग्स। ब्रेक योर लेग्स का मतलब ये नहीं है पैर तोड़ दो, ब्रेक योर लेग्स का मतलब ये है कि आपको अपने कदम साथ साथ मिलाकर नहीं चलने। जैसे जब आर्मी का पूरा एक ट्रूप चलता है तो उनको ड्रिलिंग की ऐसी प्रैक्टिस होती है कि वो कमांड देता है कमांडिंग ऑफिसर, सीईओ जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक बार मतलब वो जैसे ही कमांड देता है, कमांड देते ही एकदम सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं वो एकदम से कदम उठाते हैं। तो अगर लेफ्ट उठाएंगे तो सारे लेफ्ट ही उठाएंगे, फिर लेफ्ट जब ज़मीन पर लगेगा तो सबका एक साथ लेफ्ट ही लगेगा ज़मीन पर, फिर राइट उठाएंगे, फिर राइट ज़मीन पर लगेगा। तो इस तरीके से जब वो परेड करते हैं ना, तो अगर एक साथ मतलब 80 आर्मी मैन है या 50 आर्मी मैन है, तो जब वो एक साथ परेड करते हुए जाएंगे तो एक साथ वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 आदमी एक साथ वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये भी नोटिस करा गया है कि कुछ ब्रिजेस में क्रैक्स तक आ गए, तो इसलिए ये कहा जाता है, ये भी इफेक्ट अगेन रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो और ये इंटरफियरेंस ऑफ साउंड से ही होता है, जब साउंड इंटरफियर करती है अलग अलग तरीके की, तो जब कोई कदम मिलाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसको रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है जी। अरे मुझे भी बता दिया करो, जो उसको कान में बता दो धीरे धीरे मुस्कुरा कर। क्या कहानियाँ सुना रहे हैं आज? कहानी फिर आपका प्रैक्टिकल क्या हुआ, क्या क्या हुआ? और क्या हुआ? तो बस उसको ये बताया कि आज ना प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हुआ और बस वो हंसा। हाँ, ये सही था। कौन से सब्जेक्ट का? उसमें तो वैसे भी कुछ भी नहीं हो रहा है।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम what is the length of a simple pendulum which takes seconds. ठीक है, what is the length of a simple pendulum which takes seconds. which takes seconds का मतलब क्या है कि जो घड़ी की simple pendulum होती है, तो which takes seconds का मतलब ये है, ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये एक simple pendulum है, वॉच में लगा हुआ simple pendulum, ठीक है, which takes seconds. तो हमने ये माना कि यहाँ से जब ये यहाँ तक जाता है तो इसमें ये 1 सेकंड लेता है, और फिर यहाँ से जब ये यहाँ तक जाता है तो ये इसमें 1 सेकंड लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने में ये कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए, यहाँ पर लिखिएगा कि a simple pendulum which takes seconds, a simple pendulum which takes seconds has a time period कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कैपिटल T होता है कितना, 2 सेकेंड का, ठीक है, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। दूसरा जो स्मॉल g है, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स्ड वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरह से निकाला जाता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि आपको एल की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, बता दें। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 9.8, ये हो गया। तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर रूट एल बचा बस 9.8 नहीं, .8 को 98/10 बोल सकते हैं, तो 49 इंटू 2/10 ये चलेगा। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती है, बोलो भाई, समझ गए, ठीक है। अब ये जो 49 है इसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा पाई/7 और 2 1 2 2 5 10 अंडर रूट 5L, तो अंडर रूट 5L इज इक्वल टू 7 अपॉन पाई, ठीक है। और अब आपको स्क्वायर रूट कर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, नहीं, इसकी वैल्यू आ रही है 0.992 मीटर। स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अंडर रूट 5l का जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 5l, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और नीचे है पाई, पाई क्या है 22/7, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो 5l इज इक्वल टू 49 इंटू 7 का स्क्वायर 49 में ऊपर चला जाएगा, नीचे 22 का स्क्वायर 484, 49 इंटू 49 अपॉन 5 इंटू 484। हाँ जी देखिए करके, कैलकुलेटर से देख लें सीधा। फोर्टी नाइन इंटू 49 आ गया 2401। टू फोर 2401 और 2420। $0.992। ठीक है, फिर SHM वाले भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, आज इतना ही कर लीजिए फिर। और कुछ पर्टिकुलर टाइप का कोई न्यूमेरिकल हो जो क्लास में करवाए गए हो तो बता देना मेरे को। थैंक यू सर। ओके, 12 में पेपर है, 12 तारीख को है पेपर, तो आज 8 तारीख है, 9-10 भाई कोई डाउट है तो कभी भी आ जाना मेरे पास। Thank you, sir. Okay. Good evening.